गुड मॉर्निंग। अपन आज पढ़ेंगे कवक जगत। इससे पहले अपन पढ़ रहे हैं जीवों का वर्गीकरण। जीवों के वर्गीकरण में हमने जो सर्वमान्य और सर्व प्रचलित वर्गीकरण है आर एच विटेकर साहब का, वो वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। आर एच विटेकर ने सभी जीवों को 6 लक्षणों के आधार पर 5 जगतों में बांटा था। 6 लक्षण कौन कौन से हैं उनको भी आपको याद रखना है, तो एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। आर एच विटेकर का जो वर्गीकरण है बेटा, सर्वाधिक प्रचलित और सर्वमान्य वर्गीकरण है जो 1969 में दिया गया। इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या याद रखनी है। एक तो इनके वर्गीकरण का आधार क्या है, वर्गीकरण का आधार, और दूसरा जीवों का इन्होंने जो वर्गीकरण किया है कितने जगतों में सभी जीवों को बांटा है। तो बेटा बात करते हैं आर एच विटेकर द्वारा दिए गए वर्गीकरण के आधार की। तो 6 आधार पर इन्होंने वर्गीकरण दिया है। जैसे अपन इससे पहले पढ़ा था कि सबसे पहले वैज्ञानिक वर्गीकरण अरस्तु ने दिया था। अरस्तु का वर्गीकरण का जो आधार है एक ही चीज थी, इन्हीं लाल रक्त की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर इनइमा और एनाइमा 2 जगत दिए थे। फिर बेटा कैरोलस लिनियस ने कोशिका भित्ति के आधार पर ऐसे जीव जिनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है पादप जगत में रखा था, जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है उन्हें जंतु जगत में। तो उसी को क्रमबद्ध अपने पढ़ा है। आर एच विटेकर का जो वर्गीकरण का आधार था वह एक न होकर 6 आधारों पर वर्गीकरण था। उन आधारों पर आर एच विटेकर ने सभी जीवों को 5 जगतों में बांटा था। तो इनके आधार जो है बेटा, 6 आधार कौन कौन से थे। पहला था कोशिका का प्रकार, दूसरा कोशिका भित्ति उपस्थित है तो किसकी बनी हुई है, तीसरा केंद्रक झिल्ली, चौथा काय संरचना या शरीर संरचना, किसी जीव की शरीर संरचना किस स्तर की है, कोशिकीय स्तर की है, ऊतक स्तर की है, या अंग स्तर की है, या अंग तंत्र स्तर की है। पांचवा जो आधार था पोषण, और छठा आधार प्रजनन। ये मुख्य आधार थे। इन आधारों पर आर एच विटेकर ने सभी जीवों को 5 जगतों में बांटा है। 5 जगत कौन कौन से थे। तो पहला जगत मोनेरा जगत, जगत मोनेरा। दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा कवक जगत, चौथा प्लांटी या पादप जगत, और लास्ट छठा एनिमेलिया या जंतु जगत। तो हमने पहले की क्लासों में मोनेरा जगत भी पूरा पढ़ लिया है कि मोनेरा जगत के जो मुख्य लक्षण थे, इसमें एक कोशिकीय जीवों को रखा है, सभी एक कोशिकीय जीव, और कैसे प्रोकैरियोटिक, एक कोशिकीय और प्रोकैरियोटिक जीवों को मोनेरा में रखा है। ये हमने पढ़ लिया है। प्रोटिस्टा जगत ये भी हमने पढ़ लिया है। इसमें भी सारे जीव कैसे थे, एक कोशिकीय लेकिन यूकैरियोटिक, उन जीवों को यूकैरियोटिक उनको प्रोटिस्टा जगत में रखा है आर एच विटेकर ने। फिर नेक्स्ट जगत आता है कवक जगत। कवक जगत से बहुकोशिकीय जीव शुरू होते हैं। कवक, प्लांटी और जंतु जगत में सारे जीव कैसे हैं, बहुकोशिकीय जीव हैं। कुछ अपवाद हैं, उनको भी अपन साथ में पढ़ेंगे। तो अभी अपन शुरू करते हैं कवक जगत। ये 11th क्लास के लिए भी इंपॉर्टेंट क्लास है, और जो लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये फायदे की क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं। कवक, देखिए कवक जगत जो है, कवकों में किन जीवों को रखा है। तो सबसे पहले आर एच विटेकर ने बहुकोशिकीय जीव, यूकैरियोटिक जीव और विषमपोषी जीव। इसमें क्या लिखोगे, 3 चीजें ध्यान रखनी है। सभी बहुकोशिकीय, कैसे बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक, ये जीव कैसे होंगे, बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक
व विषमपोषी, ये इनका मुख्य लक्षण है। यानी इनका शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होगा है। बहुकोशिकीय जीव, प्रत्येक कोशिका यूकैरियोटिक होती है, अर्थात उनके केंद्र के चारों ओर स्पष्ट केंद्रक झिल्ली पाई जाती है और झिल्लीयुक्त कोशिकांग होते हैं। कवक जो हैं अपना भोजन स्वयं न बनाकर दूसरों पर निर्भर रहते हैं, अतः ये विषमपोषी जीव है। आगे अपन पढ़ेंगे बहुकोशिकीय जीव में इसका एक अपवाद है कवक में, उसको अपन आगे संरचना में पढ़ेंगे। दूसरी चीज आपको इसमें ध्यान रखनी है, जो आपके एनसीईआरटी की बुक में दे रखा बेटा, अध्ययन। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। तीसरी चीज बेटा, आवास की बात करें, आवास की बात करें तो कवक जो हैं सर्वव्यापी होते हैं। कवक कैसे होते हैं? सर्वव्यापी, सभी जगहों पर पाए जाते हैं। यानी जल, वायु, मृदा, इनके साथ साथ इनमें तो पाए जाते हैं, इनके साथ साथ जीवित जीव जंतु और पेड़ पौधों पर भी पाए जाते हैं। तो जीवित जंतु व पेड़ के ऊपर भी पाए जाते हैं। तो आवास की बात की हमने, तो ये कवक जो है सर्वव्यापी हैं, यानी जल, वायु, मृदा और जीवों के शरीर के ऊपर भी पाए जाते हैं। इनका अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। ये बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक और विषमपोषी जीव हैं। इसके बाद नेक्स्ट आवास में एक पॉइंट और ऐड करेंगे अपन कि कवकों का जो आवास है जलवायु, मृदा और अन्य जंतु और पेड़ पौधों के ऊपर भी पाया जाता है। कवक जो है नम और गर्म वातावरण में सर्वाधिक वृद्धि करते हैं। तो ये चीज भी आपको इसमें ऐड करनी है। तो आवास में ही बेटा कवक जो है, कवक सर्वाधिक वृद्धि कौन से माध्यम में करते हैं? तो आपको लिखना है बेटा नम व गर्म स्थानों पर। नम और गर्म स्थानों पर कवक जो है सर्वाधिक वृद्धि करते हैं। देखिए कवक और अन्य सूक्ष्म जीव जो हैं नम और गर्म स्थानों पर सर्वाधिक वृद्धि करेंगे, जिससे क्या होता है, ये खाद्य पदार्थों को नष्ट करते हैं, खाद्य पदार्थों को हानि पहुंचाते हैं, यह खाद्य पदार्थों की जो ताजगी होती है उनको लॉस करते हैं। तो खाद्य पदार्थों पर देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, खाद्य पदार्थों को रेफ्रिजरेटर या फ्रीज में क्यों रखते हैं? फ्रीज में रखने का कारण क्या है? क्यों रखते हैं फ्रीज में? खाद्य पदार्थों या अन्य भोज्य पदार्थों को फ्रीज में रखने का कारण क्या है? कि उनको लंबे समय तक ताजा बनाए रखें, लंबे समय तक ताजा बनाए रखें। कैसे बनाए रखेंगे बेटा? ताजा कैसे होंगे? क्योंकि फ्रीज का तापमान बहुत कम होता है, गर्म नहीं होता है, अतः कम तापमान पर सूक्ष्म जीव और कवक, कवक और अन्य सूक्ष्म जीवों की वृद्धि क्या होती है? बहुत ही मंद होती है। तो पूछ ले क्यों फ्रीज में क्यों ज्यादा समय तक ताजा रहते हैं? तो लिखना आपको कम तापमान पर, कम ताप पर कवकों व अन्य सूक्ष्म जीवों की वृद्धि जो है वो कैसी होती है? मंद होती है। क्लियर बेटा? तो खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक ताजा रखने के लिए फ्रीज में रखते हैं, क्योंकि वहां पर तापमान कम होता है, ठंडा वातावरण होता है, जिससे उस वातावरण में कवक तथा अन्य सूक्ष्म जीवों की वृद्धि धीमे होती है, बहुत ही मंद होती है, जिससे ज्यादा समय तक खाद्य पदार्थ जो है शुद्ध रहते हैं, ताजा रहते हैं। ठीक है, क्लियर? आवाज तक बात की हमने। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे, कवकों के मुख्य लक्षणों की बात करेंगे। कवक के मुख्य 6 लक्षण जो आपके एनसीईआरटी बुक में दे रखे हैं उनको आपको समझना है। देखिए कवकों के मुख्य लक्षण। तो कवकों के मुख्य लक्षण की बात करें अपन, तो पहला लक्षण है बेटा, पहला लक्षण लिखा चुका हूं वैसे में, बहुकोशिकीय मुख्य लक्षण में आएगा
बहुकोशिकीय व यूकेरियोटिक। कवक कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय व यूकेरियोटिक होते हैं। दूसरी चीज बेटा, कवक क्या है? सर्वव्यापी है। कवक सर्वव्यापी है, जो बेटा जल, वायु, मृदा व जीवों, जीव इस पेड़ पौधे और जंतु के शरीर पर भी पाया जाता है। तीसरा मुख्य लक्षण है बेटा, कवक जो है विषमपोषी होते हैं, अतः इनमें पर्णहरित या हरित लवक नहीं पाए जाता है। तो ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, पर्णहरित व हरित लवक जो है, पर्णहरित व हरित लवक कवकों में अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट चौथा है बेटा, इसी में ये चौथा क्या हो जाएगा? कवक विषमपोषी होते हैं। पांचवा, इनमें आकारिकी व आवास की दृष्टि से, यानी कि आवासीय विविधता पाई जाती है। कवकों में आकारिकी यानी कवक की आकारिकी, कवक अलग अलग आकार के होते हैं, तंतु में होते हैं और मोस्ट ऑफ तंतु में होते हैं। उनके आकारिकी में अपन पढ़ेंगे, तंतु में भी सिनोसिटिक और शाखित और पटहीन और अशाखित। तो आकारिकी और आवास की दृष्टि से, आवास के आधार पर भी कवक अलग अलग आवासों में पाए जाते हैं। तो आकारिकी और आवास की दृष्टि से इसमें विविधता पाई जाती है। छठा बेटा इसमें याद रखना, ये नम व कवक जो है नम और गर्म वातावरण में सर्वाधिक वृद्धि करते हैं। नम और गर्म वातावरण में सर्वाधिक वृद्धि करते हैं। क्लियर? तो ये कवकों के मुख्य लक्षण की अपन ने बात की है। कवक का पहला मुख्य लक्षण, कवक बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक होता है, मल्टी सेल्यूलर एंड यूकेरियोटिक। कवक सर्वव्यापी होता है, जो जल, वायु, मृदा व जीवित जीवों के शरीर पर पाया जाता है। तीसरा अपने लक्षण की बात की, कवकों में हरित लवक और पर्णहरित जो हैं नहीं पाए जाते हैं, अतः ये विषमपोषी होता है। अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं, दूसरे जीवों से या निर्जीव पदार्थों से प्राप्त करते हैं। आकारिकी और उपापचय दृष्टि से विविधता पाई जाती है, नम और गर्म वातावरण में पाए जाते हैं। देखिए, अब इसके बाद अपन नेक्स्ट कवकों की शारीरिकी की बात करेंगे बेटा, कि कवक जो है उसकी शारीरिकी कैसी होती है। तंतु में होता है, वैसे अपने छोटी क्लास में पढ़ा है। तो चलिए नेक्स्ट बेटा टॉपिक है कवकों की शारीरिकी। कवकों की शारीरिकी की बात करें तो देखिए, कवक जो होते हैं, सभी कवक कैसे होते हैं? तंतु में होते हैं, फिलामेंटस होते हैं। लेकिन इसका एक अपवाद है, एक कवक अपवाद है, यीस्ट। आपने नाम सुना होगा, ब्रेकरी में भी यूज किया जाता है उसको। तो यीस्ट कैसा कवक है? एक कोशिकीय कवक है, यानी वो तंतु में नहीं होता है। तो पहला पॉइंट इसमें, कवक कैसे होते हैं? कवक का जो शरीर है तंतु में होता है, फिलामेंटस। इसका अपवाद क्या है? इस लाइन का अपवाद हो जाएगा यीस्ट। अपवाद क्यों है? क्योंकि ये कैसा कवक है? ये एक कोशिकीय कवक है। एकमात्र कवक जो एक कोशिकीय होता है, बाकी सारे कैसे हैं? बहुकोशिकीय हैं। तो एक कोशिकीय कवक का नाम याद रखना है, यीस्ट जो कवक है एक कोशिकीय है। दूसरी चीज इसमें देखिए, तंतु में होता है कवक। तो कवक जो है, कवक के तंतु कैसे होते हैं? ये लंबे पतले धागे नुमा तंतु के रूप में पाए जाते हैं। और कवक के तंतु में इस स्ट्रक्चर को हाइफी कहते हैं, हाइफी या हाइफा बोलते हैं। तो कवक जो है लंबे पतले धागे नुमा तंतुओं के रूप में पाए जाते हैं। कवक किस रूप में होता है? लंबे पतले धागेनुमा तंतुओं के रूप में पाए जाते हैं। इस तंतुनुमा संरचनाओं को, इन तंतुओं को क्या कहेंगे?
हाइफी कहते हैं या हाइफा, HYPHAE, हाइफी कहते हैं। नेक्स्ट बेटा, ये तंतु में जो संरचनाएं हैं, ये लंबे पतले धागेनुमा जो तंतु हैं समूह में स्थित होते हैं, तो इसको कवक जाल कहते हैं। समूह में स्थित होकर कवक एक जाल नुमा संरचना बनाते हैं, उसे कहते हैं कवक जाल या माइसीलियम। तो बेटा नेक्स्ट, कवक तंतु जो हैं समूह बनाकर क्या बनाएंगे, कवक तंतु से समूह बनेगा तो वो बनेगा बेटा कवक जाल, या इसको कहते हैं माइसीलियम, कवक जाल या माइसीलियम। ये कवक जाल या माइसीलियम जो है, ये माइसीलियम या कवक जाल दो प्रकार से होता है बेटा, माइसीलियम या इसको लिखते हैं कवक जाल। ये कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है बेटा। एक होता है शाखित और पट युक्त, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। कवक जाल जो है एक होता है बेटा शाखित व पट युक्त, और दूसरा होगा अशाखित व संकेंद्री। अशाखित और पटहीन, ठीक है बेटा, नाम में ही है इसकी डेफिनेशन। देखिए, ये जो शाखित और पटयुक्त जो कवक होता है बेटा, ये से शाखित होते हैं और इनके बीच में पट पाए जाते हैं। ये पट है, ये पट है, यानी एक कोशिका के अंदर एक ही केंद्रक है। तो ये जो कवक, ये कवक तंतु है, ये चार कवक तंतु हैं, तो ये कवक तंतु मिलकर क्या बनाया, कवक जाल है। ये कवक तंतु है, ये कवक तंतु है, ये कवक तंतु। अब अशाखित और संकेंद्रीय में क्या होता है बेटा, इसमें जो कवक जाल कवक है, इसमें लिख लो पट उपस्थित, और प्रत्येक कोशिका में एक केंद्र की कोशिका, प्रत्येक कोशिका या तंतु, एक तंतु कोशिका एक केंद्र की, एक केंद्र की। इसमें क्या होता है, ये नलिकाकार सतत व्यवस्थित, और ये बहुकेंद्र की स्थिति है, बहुकेंद्र की। कैसे, देखिए बेटा, एक ही ये अनेक सारे कवक तंतु हैं, इन कवक तंतुओं के मध्य पट नहीं है, तो एक ही केंद्र के मध्य ये अनेक सारे केंद्रक स्थित हैं। इस प्रकार की संरचना है बेटा अशाखित संकेंद्रीय प्रकार का कवक जाल। तो क्लियर बेटा, कवक जाल दो प्रकार के, शाखित और पट्युक्त। इन शाखित पट्युक्त में कवक तंतुओं के केंद्र, दो केंद्रकों के मध्य पट होगा, दो केंद्रकों के मध्य पट होगा। कवक जाल का हमने पढ़ लिया है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है कवकों में, कवकों की कोशिका भित्ति। देखिए, पॉपुलर क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है, कवकों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो कवकों में कोशिका भित्ति पॉलीसेकेराइड के साथ काइटिन होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। तो काइटिन युक्त कोशिका भित्ति होती है। एक मिनट। कवक की कोशिका भित्ति, कवक की पढ़ रहे हैं, कोशिका भित्ति। देखिए, इनकी कोशिका भित्ति जो है बेटा, दो मटेरियल ध्यान रखना है, एक पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड बहुशर्करा जिसे कहते हैं,
प्लस काइटिन। ठीक है, बहुशर्करा और काइटिन की बनी कोशिका भित्ति किसमें होती है? कवकों में। ठीक है, एक इसमें भी अपवाद है, वो ध्यान रखना। अब आगे अपन पढ़ेंगे कवकों का वर्गीकरण। उसमें ओमाइसिटीज जो कवक है, या इनको फाइकोमाइसिटीज कहते हैं, फाइकोमाइसिटीज। तो ओमाइसिटीज या फाइकोमाइसिटीज कवकों की जो सेल वॉल है बेटा, इनकी कोशिका भित्ति में क्या पाया जाता है? सेल्यूलोज पाया जाता है, पॉलीसेकेराइड प्लस सेल्यूलोज, बहुशर्करा और सेल्यूलोज पाया जाता है। क्लियर? कोशिका भित्ति, कवकों की कोशिका भित्ति की बात करें तो कवक की कोशिका भित्ति बहुशर्करा पॉलीसेकेराइड के साथ काइटिन होता है। ओमाइसिटीज या फाइकोमाइसिटीज वर्ग के जो कवक हैं, उनकी कोशिका भित्ति में पॉलीसेकेराइड के साथ सेल्यूलोज पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद अपन बात करेंगे कवक में संचित भोजन की। तो कवकों में संचित भोजन, कवकों में संचित भोजन में आपको याद रखना बेटा, ग्लाइकोजन के रूप में है। ग्लाइकोजन की ऑयल ड्रॉप्स या ग्लाइकोजन की तेलीय बूंदों के रूप में भोजन का संचय होता है। ग्लाइकोजन की तेलीय बूंदें। तो कवकों में भोजन संचय पूछ ले तो किस रूप में होता है बेटा? ग्लाइकोजन की तेलीय बूंदों के रूप में इनमें भोजन का संचय होता है। तो कवकों में हमने क्या पढ़ लिया है? कवकों में बेटा हमने मुख्य लक्षण पढ़ लिए हैं, फिर अपने कवकों की शारीरिकी पढ़ी है, कवक चाल के प्रकार पढ़ लिए हैं, कोशिका भित्ति पढ़ ली है, संचित भोजन पढ़ लिया है। नेक्स्ट बेटा इसमें आएगा कवकों में पोषण। कवकों में पोषण, न्यूट्रिशन इन फंजाई। देखिए पोषण के आधार पर इसमें पहले ही मुख्य लक्षण में मैंने लिखा था बेटा, पोषण के आधार पर किस प्रकार के कवक हैं? विषम पोषी हैं। विषम पोषी किसे कहेंगे? ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं न बनाकर किसी दूसरों से प्राप्त करते हैं, चाहे वह सजीव है या निर्जीव से प्राप्त करते हैं। तो विषम पोषी जो कवक हैं, ये तीन प्रकार के होते हैं बेटा। एक परजीवी कवक, मृतजीवी कवक, और तीसरा है बेटा सहजीवी कवक। कवकों में पोषण में आपको क्या याद रखना है? कवक जो हैं विषम पोषी हैं, हेटेरोट्रॉफ्स हैं। विषम पोषी के साथ कवक जो हैं तीन प्रकार से अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं। परजीवी कवक किसे कहेंगे? ऐसे कवक जो अपना भोजन दूसरे जीवित जंतु या जीवित पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं और उन्हीं पर रहते हैं। मृतजीवी कवक ऐसे कवक जो अपना भोजन मृत कार्बनिक पदार्थों से अवशोषण विधि द्वारा प्राप्त करते हैं। परजीवी कवक में चूसकांग पाया जाता है, अतः ये चूषण विधि द्वारा अपना भोजन पोषक के शरीर से प्राप्त करते हैं। सहजीवी कवक, सहजीवी का क्या होता है? सहजीवन या सहजीविता संबंध क्या होता है? दो जीवों के मध्य ऐसा संबंध जिससे दोनों जीवों को फायदा होता है। तो सहजीवी कवक में बेटा, कवक जिसके साथ संबंध बनाता है, कवक जिसके साथ सहजीवन करता है, उसको भी फायदा होगा, कवक को भी फायदा होता है। इसमें दो प्रकार के जीव आएंगे, सहजीविता का संबंध आता है। एक लाइकेन सहजीविता है और दूसरा है कवक मूल। ठीक है, अपने इसको अलग अलग वापस में इसको डिटेल से अपन पढ़ते हैं बेटा। विषम पोषी में कवक जो हैं कितने प्रकार के हो गए? तीन प्रकार के। तो पोषण में पहला जो कवक है बेटा, परजीवी कवक। परजीवी कवक, पैरासाइटिक फंजाई। देखिए इस प्रकार के कवक कहाँ पाए जाते हैं? अब लिखना है जीवित जंतु व पेड़ पौधों पर, पेड़ पौधों पर उपस्थित ये परजीवी कवक। दूसरी चीज इनमें क्या पाया जाता है बेटा? चूसकांग पाए जाते हैं।
तीसरा ये चूषण विधि द्वारा, पोषण प्राप्त करते हैं। देखिए चूषकांग जो है बेटा क्या है, एक विशिष्ट प्रकार की संरचना है। चूषकांग क्या है, विशिष्ट संरचना जो किसमें पाई जाती है, परजीवी कवकों में पाई जाने वाली विशिष्ट संरचना है जो पोषी में प्रवेश करती है। किसमें प्रवेश करती है, पोषी में। जैसे देखिए बेटा ये है, ये कवक है, ये कवक की संरचना है। ये मान लो ये कोई पादप है या कोई भी पोषी है, तो इस पोषी के शरीर में ये प्रवेश किया, तो ये क्या है बेटा, चूषकांग। ये क्या है, कवक। तो कवक से ये चूषकांग निकला है। ये क्या है बेटा, पोषी पदार्थ, यानी पोषी पदार्थ उसे कहेंगे कि कवक जिससे भोजन प्राप्त कर रहा है, पोषण प्राप्त कर रहा है, तो पोषी पदार्थ में। तो चूषकांग क्या है, परजीवी कवक में पाई जाने वाली विशिष्ट संरचना जो पोषी के शरीर में प्रवेश करके चूषण द्वारा पोषकों का अवशोषण करती है, ग्रहण करती है। तो ये बेटा परजीवी कवक। ठीक है, परजीवी कवकों में कौन सी विशिष्ट संरचना होती है, चूषकांग पाए जाते हैं, जिसके द्वारा ये चूषण द्वारा पोषण प्राप्त करते हैं। ये क्या प्राप्त करते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं, पोषी से पोषण प्राप्त करते हैं। दूसरे प्रकार के जो कवक हैं, मृतजीवी कवक, सैप्रोफिटिक, सैप्रोफिटिक फंजाई में क्या होगा, ये कवक जो है अपना भोजन मृत सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अवशोषण विधि द्वारा प्राप्त करते हैं। तो ये अपना भोजन किससे प्राप्त करेंगे, मृत सड़े गले कार्बनिक, मृत सड़े गले कार्बनिक पदार्थों के अवशोषण द्वारा, अवशोषण विधि द्वारा क्या प्राप्त करते हैं बेटा, पोषण प्राप्त करते हैं। यानी ये किसी सजीव पर परजीवी के रूप में नहीं रहते हैं। क्लियर। तीसरा लास्ट है बेटा सहजीवी कवक। देखिए सहजीवी कवक में सहजीवन क्या होता है, ऐसा संबंध जिसमें भाग लेने वाले दोनों जीवों को लाभ हो। तो ये मैंने बताया था, कवक दो प्रकार से सहजीवन करता है। एक है बेटा लाइकेन, और दूसरा है कवक मूल। दोनों में कवक होती है, माइकोराइजा। देखिए बेटा लाइकेन में क्या है, लाइकेन किसका संबंध है, कवक और शैवाल। कवक और शैवाल मिलकर क्या बनाते हैं, लाइकेन बनाते हैं। इसमें कैसे दोनों को फायदा होता है, कवक वाले भाग को कहते हैं माइकोबायोन्ट। क्या कहेंगे, लाइकेन का वह भाग जिसका निर्माण कवक करता है माइकोबायोन्ट कहलाता है, और शैवाल वाला भाग कहलाता है फाइकोबायोन्ट। अब माइकोबायोन्ट और फाइकोबायोन्ट क्या करते हैं, माइकोबायोन्ट क्या करते हैं, ये जल और खनिज लवण का अवशोषण करेगा, मृदा से जल और खनिज लवण का अवशोषण करेगा, और जल और खनिज लवण का अवशोषण करके ये शैवाल को देगा। शैवाल क्या करेगा बेटा, शैवाल जो है निम्न पादप है, उनमें हरित लवक पाया जाता है, अतः वह प्रकाश संश्लेषण करता है। तो इन्हीं जल और खनिज लवणों का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन निर्माण करेगा। और ये भोजन जो है, भोजन निर्माण, ये भोजन शैवाल भी यूज करता है और कवक को भी प्रदान करता है। इस प्रकार शैवाल को क्या मिल रहा है, जल और खनिज लवण मिल रहे हैं मृदा से, जो किसके द्वारा अवशोषित हो रहे हैं, कवक द्वारा। और कवक को क्या मिल रहा है इसमें लाभ के लिए, कि शैवाल द्वारा बनाया हुआ भोजन इसको प्राप्त होता है। तो ये लाइकेन कवक और शैवाल का एक सहजीवी संबंध है, जिसमें कवक वाले भाग को फाइकोबायोन्ट और शैवाल भाग को फाइकोबायोन्ट कहते हैं, कवक वाले भाग को माइकोबायोन्ट कहते हैं। दोनों का क्या काम है और दोनों को इससे लाभ होता है। दूसरा प्रकार का सहजीवन जो कवक से है
माइकोराइजा, ये किन किन का संबंध है? तो ये बेटा कवक जब उच्च पादपों की जड़ों के साथ, उच्च पादप में आपके दे रखा है बेटा इसमें पाइनस की जड़, पाइनस पादप है और पाइनस की मूल के साथ संबंध बनाता है, ये सहजीवन कहलाता है। इसमें कवक को रहने के लिए आश्रय मिलता है और उच्च पादप जो है इससे को भोजन प्रदान करते हैं कवक को। तो इस प्रकार कवकों का जो पोषण है बेटा, कवक पोषण के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, स्व परजीवी, परजीवी कवक, मृतजीवी कवक और सहजीवी कवक। कवक स्वपोषी नहीं होता है, कवक अपना भोजन दूसरे जीवों या मृत पदार्थों से प्राप्त करते हैं, क्योंकि पहले मुख्य लक्षण में हमने लिखा था कवक बहुकोशिकीय, यूकेरियोटिक और विषमपोषी जीव होते हैं। क्लियर? तो नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे कवक में जनन, कवक का वर्गीकरण, फिर इससे संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे।